जिस वजह से जो भी उस समय के नर्तक रहे होंगे, महान लोग जो रहे होंगे, उन्होंने सोचा होगा कि अगर अगली पीढ़ी तक हमारे बनाए हुए चीजों को देखना है, जिंदा रखना है, उन तक वो चीजें पहुंचानी है, तो इसको लिखना जरूरी है। तो लिखने के लिए एक लैंग्वेज का निर्माण हुआ, मतलब उसकी पद्धति, उसके टाइप का निर्माण हुआ कि इसे कैसे लिखा जाए जिससे सामने वाला भी, अगर मैं न रहूं बताने के लिए, तो भी वो पढ़ के समझ जाए कि ये कैसे लिखा हुआ है, मतलब किस लय में होगा, इसको पढ़न करेंगे तो वो कैसे निकल के आएगा। तो उसकी एक लिपि बनी, ठीक है। उसमें आप आगे पढ़िएगा, जो भी पीडीएफ है, तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि जितने तरह के लोग थे, जितने तरह के महान जो विद्वान थे नृत्य में, संगीत में, वादन में, उनकी अपनी अपनी अलग लिपि बनी, ठीक है। और वो अपने शिष्यों को वो लिपियां देते थे, समझाते थे, अपने खानदान को वो चीजें आगे बढ़ाते थे, ठीक है। तो उसको समझने वाले उसी तरह के, उन्हीं के खानदान, उन्हीं के घराने से या उनके शिष्य रहे थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे इसका विकास होता गया, तो बाद में दो महान इंसानों का नाम सामने आया, जिन्होंने इस ताल लिपि पद्धति को एक रूप दिया, जिससे आगे चल के हम जैसे लोग जो मतलब घरानों से जुड़े नहीं होते हैं, और आसानी से वो बुक के माध्यम से देख कर पढ़ लेते हैं। तो ये कौन थे? दो आधुनिक विद्वान थे, जो जिनका नाम एक है पंडित दिगंबर पलुस्कर, एंड दूसरे विद्वान विष्णु नारायण भातखंडे। अब देखिएगा, दोनों का नाम में है। हाँ, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, मतलब हम लोग इसीलिए पलुस्कर एंड भातखंडे बोलते हैं इस चीज को। तो भातखंडे जो हुआ, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का जो पद्धति है वो हमारे उत्तर भारत को इंडिकेट करती है, ठीक है। और पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर की जो पद्धति है वो दक्षिण भारत के यानी कर्नाटक संगीत पद्धति को फॉलो करती है। मतलब हमारे लिए क्या है, जैसे हम लोग जो लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना ये नृत्य सीखते हैं, तो ये सभी लोग भातखंडे जी की पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जो प्राचीन समय में बहुत सारी ताल लिपियां थी, वो अब दो ही में बट के रह गई है। एक आपको पढ़ना है पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के बारे में, दूसरा है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के बारे में। क्या पद्धति समझिए, पलुस्कर पद्धति। इस पद्धति में प्रत्येक बोल के नीचे जितनी मात्रा का बोल है उतनी मात्रा का चिन्ह लिख दिया जाता है। अब जैसे देखिए, आपके लिए आसान क्या है, आप शुरू से सीखते आई हैं भातखंडे पद्धति, तो पलुस्कर पद्धति आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगी। लेकिन जो लोग जो दक्षिण भारत के स्टूडेंट हैं, जो अपना भरतनाट्यम वगैरह सीखते हैं और कर्नाटक संगीत सीखते हैं, तो उनके लिए पलुस्कर पद्धति आसान हो जाएगी और भातखंडे उनके लिए डिफिकल्ट लगेगा। तो कोई भी इंसान, डिफिकल्ट और इजी कुछ नहीं होता। होता क्या है कि जिस चीज को हम शुरू से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो हमारे लिए आसान है, जो नहीं समझते हैं वो मुश्किल तो लगेगा ही, तो नेचुरल चीज है। लेकिन अब आपको करना क्या है कि पलुस्कर को समझना है अपने भातखंडे पद्धति के अनुसार। जैसे मान लीजिए कि एक मात्रा है, तो हमारी तरफ एक मात्रा के नीचे, जैसे मान लीजिए ता थे थे तक हम लिखते हैं, तो ता हमारे लिए एक मात्रा हुआ, या धा दे तिंदा एक मात्रा धा हुआ, तो हम क्या करते हैं, धा को सिंपल लिख देते हैं बिना किसी चिन्ह के, अगर एक मात्रा है, ठीक है। लेकिन पलुस्तर में थोड़ा सा ये दूसरे ढंग से होता है। धा अगर लिख रहे हैं ना, तो उसके नीचे या तो पड़ी लकीर या उसके ऊपर खड़ी लकीर एक मात्रा के लिए लिखना होता है। उसमें यही मतलब बंदिश है कि आपको हर मात्रा का इंडिकेशन देना है कि ये एक मात्रा है, ये दो मात्रा है। हमारी तरफ भातखंडे में समझिएगा इस चीज को कि जब दो मात्रा होगी तो अर्धचंद्राकार में जितनी मात्राएं लिखी रहती हैं वो उतनी मात्राएं वहां पे मानी जाती है। और वहीं पलुस्कर में जब दो मात्रा होगी तो क्या होगा, उसके सामने एस जैसा चिन्ह बना हुआ रहेगा, धा, और उसके नीचे थोड़ा सा कर्वी लाइन लगा हुआ रहेगा, ठीक है। दो मात्रा का रहेगा ना, थोड़ा सा मतलब एस ही समझ लीजिए, हल्का सा एस घुमावदार, वो मात्रा के नीचे लगा है, या धा के बाद अगर एक अवग्रह लगा है तो उसको वो दो मात्रा में इंडिकेट करते हैं, ठीक है।
अब जब आधी मात्रा लगानी होती है ना, जैसे मान लीजिए हम लोग लिखते हैं आधी मात्रा, हमारे लिए क्या हो गई? आधी मात्रा क्या हो गई हमारे लिए? हमारे लिए आधी मात्रा नहीं पता है। जैसे धागे होता है ना, हम लोग मान लीजिए क्या लिखते हैं, तेटे कत गदी गन, ये क्या हुआ? चार, 1/4 हो गया हमारे लिए। तेटे कत हम एक ही में लिख देते हैं, हमारे लिए उसका कोई ऐसा बनाते नहीं है। को ये पता होता है कि पद में वो धागे एक साथ बोलना है, तेटे एक साथ बोलना है, और धागे तेटे एक चौथाई होता है। और लेकिन लिखते टाइम क्या करते हैं, हम ज्यादातर अर्धचंद्राकार का यूज करते हैं। जब भी एक में दो मात्राएं हम लोग डाल के लेके चलते हैं ना, तो अर्धचंद्राकार का ज्यादा यूज होता है। और पलुस्कर में क्या होता है, आधी मात्रा के नीचे अगर धागे लिखना है और वो आधी मात्रा को इंडिकेट करता है, मतलब एक मात्रा हुआ धा, और एक ही बीट पे, मतलब धा बोला तो एक, और धागे को दिया तो आधी हो गया, क्योंकि धा और गी दो चीजें मिली हुई है ना। हाँ, तो जस्ट ये धाधा भी हो सकता है, तो धा धा, तो धागे ये दुगुन में भी आ गया। लेकिन यहाँ आधी मात्रा अगर धागे दिखाना है आपको, तो या हर दोनों मात्राओं के नीचे, धा के नीचे भी जीरो लिखिए, और गे के नीचे भी क्या करना है, जीरो लिखना है। उससे वो आधी मात्रे का इंडिकेशन होगा। वैसे ही जब एक चौथाई लिखना होता है, जैसे हम लोग तिरकिट क्या करेंगे, तिरकिट लिखना होगा तो तिरकिट को एक में घेर देते हैं। ठीक है। हाँ, या उसका बहुत डिटेलिंग होता है, 1/4, 1/4, 1/4, ऐसा हर वर्ड के नीचे लगा के चलते हैं। पर उसकर में क्या होता है, हर मात्रा के नीचे ती र की ट, वो चंद्रकार वो भी यूज करते हैं, लेकिन अलग। जैसे एक चौथाई दिखाना हो तो तिरकिट में चारों में अर्ध चंद्रकार लगेगा। ठीक है। उसके उसके नीचे, और फिर जब एक, हाँ 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 हाँ, डिवाइड होता है, बोलने में कुछ ऐसा नहीं है, चौथाई हिस्सा है तो चौथाई को लेकिन लिखने टाइम वो चेंज होता है एक्चुअल में। जब आप पलुस्कर पद्धति को लिखे हुए देखिएगा और भातखंडे पद्धति को, तो भातखंडे पद्धति काफी फ्रेश फ्रेश आपको दिखाई देगा, और पलुस्कर पद्धति में ऐसा लगेगा कि चिन्हों की भरमार है। ऐसा लगता है अरे कुछ 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 हर वर्ड के नीचे कुछ ना कुछ बना हुआ है। तो बस यही अंतर है, मतलब स्टूडेंट को समझना क्या है ना, कि अंतर क्या है भातखंडे और पलुस्कर में। क्या भातखंडे साफ सुथरा दिखता है लिपिबद्ध करने के बाद, बहुत सारा उसमें चिन्ह नहीं दिखाई देगा, कहीं कहीं बस क्रॉस प्लस ये जो भी है खाली उनका होता है, ताली मात्राएं ऊपर लिखी हुई होती हैं, नीचे सम का चिन्ह क्रॉस, और जहाँ खाली आ रहा है वहां जीरो। और अगर यहाँ क्या है ना, अगर धागे लिखा है तो आपको धागे, धा के नीचे भी जीरो दिखाई देगा, गे के नीचे भी जीरो देगा। ये क्या हो रहा है, स्टूडेंट भात खंडे वाला कंफ्यूज हो जाएगा कि ये भी खाली है ये भी खाली है। हमारे यहाँ जीरो खाली होता है, बट उनके यहाँ जीरो क्या होता है, आधी मात्रा के लिए इस्तेमाल होता है। तो समझ, एक चीज समझिएगा, उनके अंदर चिन्ह बहुत ज्यादा होते हैं, और हमारी तरफ चिन्ह नहीं होते हैं बहुत ज्यादा। मतलब वो नंबर से हम काम चला लेते हैं, चीजों को ऐसे क्लीन क्लीन तरीके से लिखते हैं। कई बार ऊपर का नंबर छोड़ भी दे तो हम मात्राओं को दिखा लेते हैं, उससे हमारा काम निकल जाता है। ठीक है। वैसे ही देखिए, अब 1/3 भाग के लिए जैसे हम लोग तकिट धिकिट ये सारी चीजें लिखते हैं, तो स्त्री जाति को इंडिकेट करती है। और ये लोग क्या करते हैं, वो जो एस, कर्वी एस मैंने बोला, पड़ी लाइन की तरह बनता है थोड़ा सा कर्व, वो सबके नीचे लगाएंगे। फिर अगर 1/6 वाला है, मतलब छठा भाग है, जैसे तक 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 या तकिट धिकिट एक साथ आया एक पीछे, तो वो दो दो लगाएंगे। ठीक है। अब ये देखकर भी आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद है, अब यह चिन्ह कहाँ लगता है, जैसे हमारे में भी चिन्ह लगता है जो कि बोल के नीचे लगता है। ठीक है। उनके यहाँ भी चिन्ह लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बोल के नीचे भी वो लगा सकते हैं और बोल के ऊपर भी लगा सकते हैं। अब देखिए नीचे एक एग्जाम्पल आपको नजर आ रहा होगा। ये है एक ताल का ठेका, दिन दिन धागे तिरके तू ना कत्ता धागे तिरके दिना। अब इसके नीचे देखिए आपको इतने सारे
चिन्ह दिखाई दे रहे होंगे कि आप कंफ्यूज कर रहे होंगे। जस्ट देखिए, धिन दिन एक एक मात्रा है तो उसके नीचे पड़ी लाइन है। धागे आधी मात्रा है, ठीक है, धागे एक साथ बोलते हैं हम लोग ना, आधी मात्रा है, तो दोनों के नीचे, हाँ दोनों के नीचे जीरो जीरो है। फिर है तिरकिट। तिरकिट क्या है, तो तिरकिट के चारों के नीचे चंद्र है, हाँ ना। और फिर तूना कता एक एक मात्रा है जिसके नीचे लाइन दिख रही है आपको। फिर से धागे आपका आधी मात्रा है, और तो जीरो लगा है। फिर से तिरकिट इनके यहाँ 1/4 है, तो और सॉरी चंद्र से इंडिकेट किया हुआ है। और धीना एक मात्रा है, तो वो उसके नीचे पड़ी लाइन है, आड़ी लाइन। जस्ट आप देखिए एक मात्रा कैसे ये लोग समझे, धिन धिन धागे, एक में दो आया तो वो आधी मात्रा, धिन धिन धागे तिरकिट। अब यहाँ ये मत समझिए एक में दो आया है वो दुगुन नहीं है, वो आधी मात्रा है। तिरकिट चौगुन नहीं है, वो 1/4 मात्रा है, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या ध्यान दीजिए, हम लोग की तरफ ये बोल कैसे लिखा जाता है, धिन दिन धिन, पहला धिन के नीचे क्रॉस का चिन्ह लगता है। फिर दो के बाद विभाग होता है, इनमें विभाग मिसिंग है, इनमें विभाग मिसिंग, देख रहे हैं। हम्म, हाँ तो जस्ट अब देखिए, मैं मेरा अगला सवाल यही था कि अगर विभाग मिसिंग है तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि कहाँ से मतलब चेक हो रहा है। जस्ट देखिए नंबर देखिए, पहली मात्रा के नीचे वन लगा है, तो हमारे तरफ सम का चिन्ह क्रॉस से होता है, इनके तरफ संख्या डायरेक्ट नंबर लिखा जाता है, एक नंबर, ठीक है। अब देखिए दो मात्रा के बाद मतलब धिन धिन के बाद जो दूसरी मात्रा है, मतलब एक दो तीसरी मात्रा है जिसपे हम लोग क्या दिखाते हैं, खाली दिखाते हैं, तो उसको इन लोगों ने प्लस से इंडिकेट किया है। मतलब हमारी तरफ का खाली जो जीरो होता है, उनकी तरफ का खाली प्लस से इंडिकेट होता है। क्लियर? ओके। अब देखिए हम लोग की तरफ का, अब इसके बाद क्या होता है, दो दो का विभाग होता है ना, धिन धिन धागे तिरकिट, तू ना हमारे लिए धिन धिन धागे तिरकिट, ये चार मात्रा के बाद तू जो होता है वो पांचवी मात्रा होती है, लेकिन ताली कितनी होती है, दूसरी, ठीक है। और इन पे ध्यान, इन पे क्या लिखा हुआ है, नंबर 5, जो कि हमारे तरफ का मात्रा का नंबर होता है। मतलब ये एक तरह से ये प्रूव हो गया कि उनकी तरफ हमारी तरफ मतलब भातखंडे में ताली का नंबर लिखा जाता है। मतलब पहली ताली के बाद दूसरी ताली, चाहे वो जिस भी मात्रा पे पड़ रही हो, मात्रा 4 हो, मात्रा 5 हो, मात्रा 6 हो, पर उनके यहाँ अगर पहली ताली है उसके बाद खाली है तो प्लस जाएगा, और फिर ताली है तो जिस मात्रा पे वो ताली पड़ती है उसी मात्रा को डायरेक्ट लिखना है। मतलब ये प्रूफ हो गया कि ये पांचवी मात्रा है। अब उनके हिसाब से भी धिन पहली मात्रा, धिन दूसरी मात्रा, धागे तीसरी मात्रा, तिरकिट जो 1/4 है वो चौथी मात्रा, और तू हो गया पांचवी मात्रा। समझ में आया? फिर नेक्स्ट आपका कत्ता पे क पे प्लस है, यानी वहां खाली इंडिकेट करना है, और धागे के धा पे 9 है। फिर धीना पे 11 है, यानी हम लोग के तरफ भी तो एक ताल का अगर पूछा जाए कि ताली किस किस मात्रे पे आती है, अगर सवाल किया जाए तो यही जवाब हुआ कि पहली, पांचवी, नौवीं और 11वीं मात्रे पे एक ताल में ताली आती है। अब खाली कहाँ आती है, खाली तीसरी और 9, 8, 7वीं मात्रा पे आती है, ठीक है। अब देखिए भातखंडे पद्धति को तो आप जानती हैं, उसको फिर भी मैं एक बार उसको बता दूं कि भातखंडे पद्धति जो है ना, वो आपका चल रहा है कि हर मात्रा को संकेत देने के लिए हम लोग नंबर से इंडिकेट करते हैं, जस्ट 1 2 3 4, ठीक है। और सम पे क्रॉस का चिन्ह यूज करते हैं, ये मालूम है। खाली दिखाने के लिए शून्य का इस्तेमाल करते हैं, ये भी आपको मालूम है। अगर दुगुन तिगुन या आधी मात्रा या चौगुन इस्तेमाल करना हो तो अर्धचंद्र के अंदर जितनी मात्रा या वर्ण लिखे जाते हैं उन्हें एक मात्रा के उच्चारण काल, मतलब एक मात्रा के उच्चारण में जितना टाइम लगता है उन्हें एक मात्रा के ही टाइमिंग में उच्चारण करते हैं, चाहे वो धागे हो, तिरकिट हो,
या था हो। ठीक है। अब जैसे देखिए ये आपका जाना पहचाना ताल है, कितना आसान दिख रहा है। दिन दिन धागे तिरकी टून ना कत्ता धागे तिरकी दिन ना। अब ध्यान दीजिए जो हमने पहली मात्रा पे पलुस्कर पद्धति में सम का लिखने का जो तरीका है उन्होंने नंबर लगाया था। तीसरी मात्रा पे उन्होंने प्लस लगाया था। पांचवी मात्रा पे दूसरी ताली लिखने के बजाय डायरेक्ट उन लोगों ने नंबर लिखते हैं। सातवीं मात्रा पे फिर प्लस लगाएंगे, जीरो नहीं लिखेंगे। उनके लिए जीरो क्या है? उनके लिए उनके लिए जीरो क्या है पलुस्कर पद्धति के लिए? याद रखिए, आधी मात्रा। वेरी गुड। आधी मात्रा। अब आधी मात्रा के लिए सिंगल जीरो नहीं, धागे के लिए दोनों के लिए अलग अलग जीरो इस्तेमाल करेंगे। जीरो। फिर ये देख रहे होंगे, मैं एक बार फिर से पुराने इमेज की तरफ आपको ले चलती हूँ। ये पलुस्कर पद्धति और फिर ये भातखंडे पद्धति। सॉरी नीचे चला गया। ये भातखंडे पद्धति मैंने पहले ही बोला था। सॉरी ये पलुस्कर पद्धति और वो भातखंडे पद्धति। भातखंडे पद्धति साफ सुथरी होती है और पलुस्कर पद्धति में बहुत सारे चिन्हों की भरमार दिखाई देती है। ओके। अब आखिर में जो लाइन है, बोल को ताललिपि में लिखने की इन प्रणालियों को विद्यार्थी को बारीकी के साथ अध्ययन करना चाहिए, तभी वे विभिन्न ग्रंथ में लिखे गए बोल को उनके वास्तविक रूप में समझ सकेंगे। अपने सीखे हुए बोलों को उचित रूप में लिखकर उनका अभ्यास कर सकेंगे। ये लाइन मैं एक बार आपको भी बोलना चाहूंगी कि आपको यहाँ एग्जाम्पल मैंने सिर्फ एक ताल का दिया है। ठीक है। कोशिश आप कीजिए कि आप झपताल अपना कीजिए, दादरा कीजिए, कहरवा कीजिए। एक बार इन छोटी छोटी तालों को लिख कर अभ्यास कीजिए। भातखंडे से पलुस्कर, भातखंडे तो आप जानती है, पलुस्कर पद्धति में लिख कर अभ्यास कीजिए। आपके दिमाग में बहुत सारे फिर उसके बाद सवाल आएंगे कि 1/3 के लिए क्या लिखना था, 1/4 के लिए क्या लिखना था। क्योंकि देखिए दिन दिन धागे तिरकिट में एग्जाम्पल किस चीज का है? एक मात्रा का एग्जाम्पल है, आधी मात्रा का एग्जाम्पल है, 1/4 का एग्जाम्पल है। ठीक है। इसके अलावा किसी और चीज का एग्जाम्पल नहीं है। और नेचुरली ये डिफिकल्ट ही एग्जाम्पल में उठाया गया है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि आप अदर तालों को भी कर सके। अब जैसे सबसे आसान क्या होगा? दादरा ताल सबसे लिखना होगा, क्योंकि हर मात्रा के नीचे आपको पड़ी हुई लाइन लगा देनी है, आड़ी पाई जिसको बोलते हैं। और पहली मात्रा के नीचे सिर्फ वन लिखना है। हम खाली दे रहे हो ताली दे रहे हैं इससे मतलब नहीं है। मतलब अगर खाली दे रहे हैं तो प्लस लिखना है। तो धा दी ना धा तू ना क्या करते हैं? तो एक लिखना है और हर लाइन वर्ड के नीचे खड़ी पाई लगाते, सॉरी पड़ी हुई लाइन लगाते जाना है। और तीसरी मात्रा, सॉरी चौथी मात्रा के नीचे हमें प्लस लिखना होगा। ठीक है। और इस तरह अब ले, और दूसरी चीज ध्यान क्या रखना है? विभाग नहीं देना है। हो गया दादरा का। सबसे आसान दादरा होता है। मतलब पहले फर्स्ट ईयर के जितने भी बोल है ना, जितने भी ताल है, उन सब का आप ट्राई कीजिए। ठीक है। फिर आपका ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नेचुरली एग्जाम में 4th ईयर 5th ईयर के एग्जाम में ज़्यादातर जो ये चैप्टर मैंने पढ़ा है ना, इसका इसकी व्याख्या आती है, विवरणात्मक व्याख्या आती है कि आप इसके बारे में बताइए कि चिन्हों का कैसे प्रयोग करते हैं। और स्टार्टिंग में जैसे सेकेंड ईयर 3rd ईयर इन सब में क्या आता है, कोई ताल दे देगा और बोलेगा कि इनको पलुस्कर पद्धति में लिख कर दिखाइए। तो डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है अगर ये आप समझ गए होंगे। मेन है चिन्हों को याद रखना। हमारी तरफ का जीरो खाली, उनकी तरफ का जीरो आधी मात्रा, हमारी तरफ का खाली, उनकी तरफ का खाली प्लस, हमारी तरफ का सम क्रॉस, उनकी तरफ का सम वन नंबर। मतलब मात्रा का जो नंबर होगा वही नंबर। ये बस मेन मेन चीजें याद रखिए। 1/3 के लिए क्या होगा, आधी मात्रा के लिए क्या होगा, और वो हर मात्रा के नीचे लगाते हैं। तभी तो ये जस्ट स्क्रीन पे आप नजर दौड़ाइए। स्क्रीन पे आपको क्या नजर आ रहा है? इतने सारे चिन्ह है। नीचे देखिए, ऐसा लग रहा है कि कुछ छोटे बच्चों की तरह ड्राइंग की गई है। सुंदर। हाँ। तो बस। हम्म, हम्म,
तो आपको पता चल जाएगा ना, गिन के देखिए। जैसे कोई भी अब, हाँ, जैसे मान लीजिए आपको लिखना है झपता, आपको अच्छी तरह पता है कि झपता में 10 मात्राएं होती हैं, और नेचुरली मुझे भी नहीं याद रहता है कि किस नंबर पे वो ताली, क्योंकि हमने कैसे किया है, धी ना, धी ना, ती ना। तो मैं जब इतने टाइम तक करती हूँ ना, मैं भूलती हूँ, तो धी ना, जस्ट धी ना नहीं काउंट करती हूँ, 1 2 3 4 5, तो पता चल गया कि एक पे ताली पड़ी थी, फिर 3 पे पड़ी है, फिर 3 4 5, मतलब 2 उंगली आता है, फिर 6, तो हमें पता चल गया कि 6 पे खाली आएगा। तो आपको जस्ट वही गिनना पड़ेगा, अगर कंठस्थ नहीं है, मतलब याद नहीं है कि किस मात्रा पे क्या। अब जैसे हम लोग स्टार्टिंग में रटते थे कि क्वेश्चन आता था, एग्जामिनर सामने बैठे हुए हैं, तो वो पूछ दिए कि 3 ताल में किस किस मात्रा पे ताली आती है, तो तुरंत ही आता 1 5 13। तो वो अभी भी कंठस्थ है, लेकिन बाद में क्या हुआ ना कि वो उतनी एनर्जी नहीं रही याद करने की, बहुत सारी चीजें जब मिलने लगती है ना, तो थोड़ा सा ध्यान भी पड़ता है। तो मुझे अभी भी धमार में, पंचम सवारी में, जो भी है लक्ष्मी ताल, ब्रह्म ताल, ये सबको गिनना पड़ता है। वो मुझे भी याद नहीं है किस नंबर पे क्या आता है, लेकिन हाँ, अगर आपको ताल देने आती है और मात्रा ताली खाली सही हाथों पे करनी आती है, तो गिन लीजिए। सिंपल सी बात, गिन लीजिए, गिन के उसका नंबर लीजिए। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब ये क्या है, प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस जितना कीजिएगा। कोई एक चीज अगर परफेक्ट है ना, तो दूसरी चीज अपने आप परफेक्ट हो जाती है। ओके, चलिए इस चीज को खत्म करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं।